साहब प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हमारे शोर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है। विषय राष्ट्रीय है पर उसके तार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़ गए। जोड़ इसलिए गए कि देश के एक बड़े नेता है, नाम उनका राहुल गांधी है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष है। कांग्रेस पार्टी उन्हें भविष्य की बड़ी संभावना के तौर पर भी देखती है। वो राहुल गांधी जिन्होंने अभी 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा की पद यात्रा की थी भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर। उसके बाद में अपनी ट्रिम शेव के साथ में वह लंदन में थे, इंग्लैंड यात्रा पर थे। वहां पर उन्होंने कई जगह पर कई तरीके से सभाओं को संबोधित किया, ग्रुप डिस्कशन का हिस्सा बने और वहां पर उन्होंने जो कुछ भी बोला, कहा, अपनी बात को अव्यक्त किया, उसने भारत में बवाल कर दिया। पिछले एक हफ्ते से ये सुर्खियों में है। लगातार भारतीय जनता पार्टी या सत्तारूढ़ दल ये बताने की कोशिश में है कि राहुल गांधी की समझ में अभी भी कोई बड़ा बदलाव नहीं है। वह देश को पहले भी अपमानित करते थे, अब भी देश को अपमानित कर रहे हैं। विदेश की धरती पर जाकर जिस प्रकार के वक्तव्य वह देते हैं, उसके चलते देश का सिर शर्म से नीचे झुक जाता है। आज संसद का सत्र एक बार पुनः शुरू हुआ तो यहाँ लोकसभा में राजनाथ सिंह, वहीं राज्यसभा में पीयूष गोयल राहुल गांधी को लेकर काफी ज्यादा नाराजगी व्यक्त करते हुए दिखाई दे। सीधे तौर पर मांग की गई कि राहुल गांधी सदन में आए और माफी मांगे। कांग्रेस इस बात पर बेहद नाराज है। कांग्रेस का मानना है कि राहुल गांधी ने जो कुछ भी कहा सच कहा, देश की हकीकत को यह व्यक्त किया और राहुल गांधी को निशाना बनाकर दरअसल ये सरकार अडानी मामले से पीछे छुड़ाने की कोशिश कर रही है। अडानी मामले पर जेपीसी का गठन करने से सरकार बच रही है और अब राहुल गांधी के मामले को तूल देकर असल मुद्दे को पीछे धकेलने का काम कर रही है। हम आज इसी संदर्भ में बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या देश की सियासत में जो कुछ चल रहा है उसको लेकर राहुल गांधी विदेश में जो कुछ बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। राहुल गांधी का कहना है कि माइक बंद कर दिए जाते हैं संसद में। राहुल गांधी बोल रहे हैं कि देश में विपक्ष की आवाज को बोलने नहीं दिया जा रहा है। राहुल गांधी ये भी बता रहे हैं कि देश के विश्वविद्यालयों में जाकर आप अपनी बात नहीं कह सकते हैं। क्या वाकई ऐसा है? इस देश के संदर्भ में राहुल गांधी विदेश में ये भी बता रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में आ चुका है। देश में जितनी भी संस्थाएं उन सब पर आरएसएस की विचारधारा का कब्जा हो। अब इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण सवाल है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो यह है कि क्या वाकई इस देश में लोकतंत्र खतरे में है? इस देश में बाकायदा चुनाव हो रहे हैं, विधानसभा के भी चुनाव हो रहे हैं, लोकसभा के भी चुनाव हो रहे हैं। जनता जिसको चाह रही है उसको जिता रही है और जो जीत के आ रहा है वो सत्ता में भी बैठा पा रहा है। तो इसके बाद में लोकतंत्र खतरे में कैसे आ रहा है? क्या कांग्रेस का जीतना ही लोकतंत्र के सुरक्षित रहने की गारंटी है? अगर देश की जनता कांग्रेस को नकार देती है तो इसका मतलब इस देश में लोकतंत्र को नकारा जा रहा है? ये सवाल है। अगर देश की जनता को लगता है कि वर्तमान में कांग्रेस का नेतृत्व इस देश के संचालन के योग्य नहीं है, अगर देश की जनता को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ठीक दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो इससे लोकतंत्र खतरे में कैसे आ गया, ये सवाल है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के तमाम शीर्ष नेता राहुल गांधी का यह कहकर मखौल उड़ाते हैं कि राहुल गांधी को कोई गंभीरता से नहीं लेता। राहुल गांधी के साथ में पप्पू जैसे शब्द का इस्तेमाल जिम्मेदार पद पर बैठे हुए लोग कर देते हैं। देश का कानून मंत्री तक ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर देता है और वो ये बताता है कि उन्हें कोई गंभीरता से नहीं लेता है। एक तरफ भाजपा कह रही है कि कोई गंभीरता से नहीं लेता, दूसरी तरफ राजनाथ सिंह और पीयूष गोयल जो लोकसभा और राज्यसभा में अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो वहां पर इतनी गंभीरता से ले रहे हैं कि संसद नहीं चलने दे रहे हैं। तो समझना मुश्किल है कि किस बात को जनता सही माने, राहुल गांधी को गंभीरता से लें या ना लें। ये स्वयं भाजपा ने आज प्रश्न पैदा कर दिया। और तीसरी और आखिरी महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या राहुल गांधी का कहा हुआ ही अब इस देश में विमर्श के तौर पर देखा जाएगा या इसके अलावा भी मुद्दे हैं जिस पर देश की संसद में बातचीत की उम्मीद करें? एक नेता ने ऐसा कैसे बोल दिया, सदन से बाहर कैसे बोल दिया, इसी को लेकर अब संसद का चलना न चलना तय होगा। तो वाकई ये लोकतंत्र को किस तरीके से मजबूत करेगा, ये वो सवाल है जिनके उत्तर खोजने की कोशिश आज हम इस चर्चा पे करेंगे। चार खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मौजूद हैं। उनसे आपका परिचय कराएं और देश की राजनीति में चर्चित इस मसले पर कुछ तथ्यपरक बातचीत करें। उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा विचार सूत्र ये कहता है कि सफल व्यक्ति वही होता है जो दूसरों की आलोचना से एक ठोस आधार तैयार करता है। डेविड ब्रिंकले मशहूर अमेरिकी पत्रकार रहे, उन्होंने ये बात कही थी। अब इस पर अमल कौन कर रहा है? भाजपा कर रही है, कांग्रेस कर रही है, राहुल गांधी कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी कर रहे हैं या कोई और कर रहा है? इसे अपने जहन में रखते हैं, उसके बाद अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए चार खास मेहमान हैं। हमारे साथ मुकेश त्यागी जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के।
हमारे साथ सेवानिवृत्त विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी हैं, प्रवक्ता हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की। इंजीनियर इमरान लतीफ जी हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। और इन सब के बीच में तटस्थ राय देने के लिए देश के जाने माने पत्रकार प्रेम कुमार जी भी हमारे साथ हैं। आप चारों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत कुछ बयानों से कर लेते हैं। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा जिस पे बवाल है, राजनाथ सिंह क्या बोले, एक बार उस पर निगाह डालते हैं और फिर चर्चा की शुरुआत मुकेश त्यागी जी से करते हैं। एक बार सुने। That an Indian political leader can give a talk in Cambridge University, Harvard University, but he can't give a talk in India, in a university in India. And the reason is that our government simply does not allow any idea of the opposition, any concept of the opposition to be discussed. It's a fact. It's shameful, but it's true. And this is not the India that all of us are used to. श्री राहुल गांधी जो इसी सदन के सांसद हैं, राहुल गांधी ने लंदन में जाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश की है और कहा है कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरह से तहस-नहस हो रही है और विदेशी ताकतों को आकर यहाँ पर भारत के लोकतंत्र को बचाना चाहिए। कि भारत की गरिमा पर, भारत की प्रतिष्ठा पर उन्होंने गहरी चोट पहुंचाने की कोशिश की है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह मांग करता हूं कि पूरे सदन के द्वारा उनके इस व्यवहार को खंडन किया जाना चाहिए और उनको ये आपके द्वारा निर्देश दिया जाना चाहिए कि संसद के फोरम पर आकर वह क्षमा याचना करें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं। तो ये राजनाथ सिंह हैं, बहुत नाराज हैं भाई। इसलिए नाराज है कि बताओ, लंदन में जाकर राहुल गांधी ने ऐसा बोल दिया। पर मुकेश जी, आपकी पार्टी तो बताती है, किरण रिजिजू आपकी पार्टी के माननीय कानून मंत्री भी है सरकार में, उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी को कोई गंभीरता से नहीं लेता। देश का रक्षा मंत्री इतनी गंभीरता से ले रहा है, तो थोड़ा रोशनी देंगे आप? ऐसा क्या राहुल गांधी ने कह दिया जिसके कारण से आप इतने बौखलाए हुए हैं, इतने खींचे हुए हैं? विपक्ष के नेता से क्या उम्मीद करते हैं? वो लंदन में जाए और आपकी प्रशस्ति गाए? वाकई डॉक्टर हिमांशु जी नमस्कार। देखिए, ऐसा है कि भारत की जो सभ्यता है वो बहुत ही प्राचीन है, सनातन है, अनादिकाल से चली आई जी। और जो है इसका जो पूरा बुनियाद है वो डेमोक्रेसी पे ही आधारित है। यहाँ पर ग्राम सभा से लेकर के राज्यसभा और लोकसभा तक के चुनाव जो है वो प्रजातांत्रिक माध्यम के द्वारा होता है। तो कांग्रेस का तो ये हो गया कि वो ये बात समझ को खुल गई, मेरे ऊपर कागज की दाव कैसे चल गई कि एक चाय वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री बन गया और लगातार 2014-2019 कांग्रेस को बिल्कुल मैं समझता हूं कि ध्वस्त करके रख दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। तो ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कांग्रेसियों को, ना इनके पास कोई ठोस मुद्दे हैं। अब आप देखिए, वो आपको याद होगा, यूनान रोम विश्व मिट गए सब जहां से, मगर बाकी अब तक हमारी हस्ती, कुछ बात है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों से रहा है दुश्मन दौरे जहां मान। तो हमारे तो दुश्मन जो है हर तरीके से हैं। अब ये विदेश में जाकर के मिसेस गांधी का अगर आपको स्टेटमेंट याद होगा 1970 में जब विदेश यात्रा पे कर रही थी, तो मोरारजी देसाई के बारे में पब्लिक ने पूछा कि आप क्या कहना चाहते हैं, आपके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं? बोले, देखिए ऐसा है कि मैं विदेश धरती पर अपने भारत के जो हमारा आधिपत्य है, उसकी जो सोवरेनिटी है, उसके ऊपर मैं किसी भी प्रकार का कमेंट नहीं करूंगी। तो ये तो उनके एक मिसेस गांधी ने उस वक्त कहा था। और राहुल गांधी जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, पता नहीं पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, कैसा उनका अध्ययन हुआ है, लेकिन जिस प्रकार से वो पर 52 साल के बालक की तरह से वो व्यवहार करते हैं, उन्होंने देश को जिस प्रकार से गरिमा धूमिल करी है, वहां पे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाकर के यूएस को बोले कि भाई डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी they are oblivious to what is happening in democracy in India. They are talking about China. He is praising China कि चाइना जो है हार्मनी का एक एम्बेसडर है, और एक तरफ से वो चाइना को एग्रेशन की बात करते हैं। उधर मनीशंकर अय्यर पाकिस्तान में जाकर के वहां पर स्टेटमेंट देते हैं कि आप मोदी जी को हटाइए, फिर डायलॉग हमारे शुरू होंगे। ऑर्डिनेंस को फाड़ देते हैं, जो मनमोहन सिंह के सरकार द्वारा पारित ऑर्डिनेंस है, पब्लिकली में फाड़ देते हैं। तो ये तो इनका रवैया और रहा, जो डेमोक्रेसी में भाषण देने चले हैं। मैं समझ में नहीं आ रहा, उनकी अटेंडेंस भी आप देख लीजिए पार्लियामेंट में कितनी अटेंडेंस है। पहले मुझे जाइए, थोड़ा गंभीरता से अपन विषय पर आते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए, राहुल गांधी को आप गंभीरता से लेते हैं या नहीं लेते? आप दोहरी बातें करते हैं। एक तरफ कहते हैं कि राहुल गांधी को कोई गंभीरता से नहीं लेता, राहुल गांधी की बात को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। दूसरी तरफ इतनी गंभीरता से लेते हैं कि देश का रक्षा मंत्री और देश के राज्यसभा में नेता आपकी पार्टी के पीयूष गोयल
आज सदन ही नहीं चलने देते हैं, और इसलिए नहीं चलने देते कि राहुल गांधी ने विदेश में कुछ बोल दिया। तो सबसे पहले तो ये समझाइए आप, राहुल गांधी को हम लोग गंभीरता से लें या ना लें? पहले तो ये स्पष्टता आनी ही चाहिए आपके द्वारा। हिमांशु जी, देखिए, ऐसा है, उनको गंभीरता से तो लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो हमेशा जो है गैर गंभीर अपने अभिव्यक्ति, लेकिन उनका कुछ भी हो, वो विपक्ष के वरिष्ठ नेता है, उनकी आवाज पूरे आप तो स्वयं उलझे हुए हैं मुकेश जी, माफ कीजिएगा। आप हमें कह रहे हैं देखो गंभीरता से मत लीजिए, अपने नेताओं को नहीं समझाएंगे? वो इतनी गंभीरता से क्यों ले रहे हैं? मुझे 1 मिनट का मौका दीजिए। जिस प्रकार से बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री निकाली 2002 के गोधरा कांड के बाद, जिस प्रकार से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, जिस प्रकार से विदेश की मिट्टी से लोग लगातार, चाहे वो गार्डियन न्यूज़पेपर हो, चाहे वॉशिंगटन न्यूज हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, तमाम ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने डिवाइडर इन चीफ, तो ये जो गूंज गूंजती है, हम उस काउंटर नैरेटिव की बात कर रहे हैं, चाहे राहुल गांधी बोले या कोई भी बोले, कोई भी देश के खिलाफ बोलेगा, देश की डेमोक्रेसी के खिलाफ बोलेगा, तो हमें उसकी आवाज उठानी पड़ेगी। अब हमारे लिए देखिए, जो राष्ट्र के अंदर हम तो चुनाव जीतते आ रहे हैं, हम तो नॉर्थ ईस्ट में भी जहां पे क्रिश्चियन डोमिनेटेड एरिया, वहां भी बीजेपी का कमल खिल रहा है और अच्छी तरह से खिल रहा है, और इनका जो है पताका साफ होता जा रहा है। तो डेमोक्रेटिकली हमको इनसे कोई डर नहीं लग रहा है, लेकिन ये हमारी अंतर्राष्ट्रीय छवि कर रहे हैं। आज G20 का हम सम्मेलन करने वाले हैं, प्रधानमंत्री उसके अध्यक्षता करने वाले हैं, हमारी एक अंतर्राष्ट्रीय छवि है, उसको धूमिल करने के लिए कुछ भी करेगा, कोई भी आवाज उठाएगा, चाहे राहुल गांधी उठाए या कोई भी व्यक्ति उठाए, हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। जब पक्की बात है ना मुकेश त्यागी जी, ये पक्की बात है ना? एक बयान सुनवाता हूं, देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दिया हुआ बयान है, आपसे साझा करता हूं और आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूं, एक बार सुनिए। समय था जब लोग, यार पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए, ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है, चलो छोड़ो, चले जाए कहीं और लोग निकल पड़ते थे। कुछ और माफी के साथ मुकेश त्यागी जी, ये सियोल में दिया गया उद्बोधन है, कुछ कहना चाहेंगे? प्रश्न था जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने सियोल में एक साउथ कोरिया में बोला था कि भाई वहां पर ये स्थिति हो गई, लेकिन उनके बयान का आपने जो है विश्लेषण जिस प्रकार से करने की कोशिश करी है, मैंने कोई विश्लेषण किया ही नहीं मुकेश त्यागी जी, मैंने तो केवल हिस्सा सुनवाया है। मैंने आपसे केवल इतना जानना चाहा, दो बातें, एक तो ये कि राहुल गांधी की गंभीरता से लेने के संदर्भ में, दूसरा देश के संदर्भ में कोई भी अभिव्यक्ति जो होती है उसे आप एकदम इतना दिल पे क्यों ले लेते हैं? आपकी नीतियों को लेकर बात हो तो आप ही जैसे देश हो गए, मतलब अगर सरकार हो गए तो आप ही देश हो गए, आपकी बात के संदर्भ में कोई जना कुछ कह नहीं सकता, ऐसे ही चाहते आप? आपकी नीति की आलोचना नहीं हो सकती, आपके फैसलों को निशाने पर नहीं लिया जा सकता, अगर लंदन की धरती पे बोल दिया तो अपराध हो गया। ग्लोबल वर्ल्ड है, एक गांव में भी लेके जो बोल दो वो पूरी दुनिया में सुना जाता है, क्या फर्क पड़ जाता है? लंदन में बैठ के बोलो या छत्तीसगढ़ के किसी गांव में बैठकर बोलो, कोई फर्क पड़ता है क्या त्यागी जी? लंदन गए थे तो वो उन्होंने कहा पूरा देश जो है वो क्या कहते हैं धोती और लंगोट में रहता है, तो उनके कहने का जो तात्पर्य था, या बांग्लादेश में भी आप देख लीजिए 1971 की जब वो वॉर हुई थी तो तमाम ऐसे वक्तव्य दे गए थे, लेकिन राहुल गांधी जी की जो मंशा और नीति है वो बिल्कुल देश को बदनाम करने की है। प्रधानमंत्री का अगर आप कॉन्टेक्चुअली उनका पूरा भाषण सुनेंगे तो उन्होंने कहीं पर भी इस प्रकार की बात करने की कोशिश नहीं करी। उन्होंने कहा है कि देश के अंदर एक हमें परिपक्व डेमोक्रेसी, तो उन्होंने जो शब्दों का विश्लेषण, मेरे पास पूरी स्पीच नहीं है, पर जहां तक मुझे याद है उसमें कहीं पर भी देश की गरिमा पे उन्होंने कहीं पे भी इस प्रकार की बात करने की कोशिश नहीं करी है। राहुल गांधी कुल मिला के देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये मुकेश त्यागी जी का कहना है, उनकी पार्टी का भी कहना है। हनुमा आचार्य जी मेरे साथ में है। हनुमा जी, आपसे ही जानने में दिलचस्पी है, क्या साबित करना चाहते हैं राहुल गांधी? आप जैसे तमाम प्रवक्ता विभिन्न मंचों पर पहुंचकर देश के संदर्भ में सब कुछ तो कह रहे हैं, राहुल गांधी भी तो सब कुछ कह लेते हैं कि विदेश में जाकर राहुल गांधी देश के लोकतंत्र को खतरे में बता रहे हैं। इत्तेफाक रखती आप इस बात से? अदम गोंडवी का शेर है एक जी, सहमी सहमी हर नजर हर पांव में जंजीर है, ये मेरे आजाद हिंदुस्तान की तस्वीर है।
जी। दफन है कितने सिकंदर मुल्क की इस खाक में, मोहतरम उसको समझते हैं मेरी जागीर है। यही कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के आज के प्रवक्ता भी। और राजनाथ सिंह जी, उसमें आया था कि सुप्रीम कोर्ट ने लानतें भेजी हैं रक्षा मंत्रालय को, शर्म आनी चाहिए। आज भी मिग 21 उड़ रहे हैं, उन्हें देश से शर्म आनी चाहिए। उन्हें शर्म आनी चाहिए कि आज भी हमारी एयरफोर्स में स्क्वाड्रन्स की कमी है। उन्हें शर्म आनी चाहिए कि अग्निवीर जैसी एक स्कीम वो लेकर आए हैं जो सेना को कमजोर कर रही है। राजनाथ सिंह जी ने एक झूठ भी बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने इंटरवीन करने को कहा है। मुझे राजनाथ सिंह जी के अपने व्यक्तित्व के ह्रास को देखकर बहुत दुख होता है। एक समय में उन्हें बहुत अच्छा नेता इसलिए भी समझती थी कि ना वो भाषा गलत बोलते थे ना झूठ बोलते थे। अब उनके साथ दुखद बात यह है कि वो दोनों ही करने लगे हैं। आपने जो एक चलाया सियोल का मोदी जी का भाषण, उसके अलावा हम क्यों भूल जाते हैं कि वो प्रचार करने गए थे हाउडी मोदी में, अब की बार ट्रंप सरकार करने गए थे। हमारी देश की जनता के पैसों से प्रधानमंत्री का जो खर्च सरकारी यात्रा का था, उस पे जाके वो रिपब्लिकन पार्टी के लिए अब की बार ट्रंप सरकार कहकर आए। लगभग इसी आशय का कुछ वो इजराइल में नेतन्याहू के लिए भी कह आए। अभी टोरंटो में 15 मई को कह आए थे कनाडा में कि ये टोरंटो में नहीं, डेनमार्क में कह आए थे कि डिजिटल इंडिया को हम भारत को डिजिटल पावर बना रहे हैं और हमारे यहाँ का जो विपक्ष है वो इसको खराब कर रहा है, इस ड्रीम को। तो जिस तरह की बातें प्रधानमंत्री अपने देश के बारे में आज कह के आ रहे हैं, अपने अपोजिशन के बारे में ही नहीं, पीढ़ियों के बारे में, जो पीढ़ियां इस भारत को बनाती आई हैं, जिन पीढ़ियों का यहाँ खून पसीना लगा है, उनको भी तो वो एक तरह से गालियां दे आते हैं। तो इस तरह की बातें हैं और मुझे दुख इस बात का होता है कि कभी राहुल गांधी जी के लिए पप्पू शब्द का इस्तेमाल किया, आज के प्रवक्ता ने बालक कहा। मैंने अभी तक तो नहीं कहा था लेकिन आज कहती हूं, मेरी भारतीय संस्कृति में या तो किसी पत्नी को रखा जाता है अपने साथ या तलाक दिया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी क्या कर रहे हैं? उनकी पत्नी का हमने वीडियो देखा था कि उनको अपनी सास के अंतिम संस्कार में जाने तक नहीं दिया। ये देश के कोई बड़ा नाम रोशन किया जा रहा है क्या? तो बालक शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो दुर्भाग्य से कहना पड़ेगा। मैं व्यक्तिगत टिप्पणियां करती नहीं हूं, लेकिन किस तरह की भाषा बीजेपी के प्रवक्ता जब भी बात करते, हमारा देश संवादशील देश है। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं, हम संवाद कर रहे हैं, हम संवादों तो से ही हम संवाद में ही रहे अनुमा जी। और इसी में मेरा सवाल है आपसे कि आप एक अपने नेता के इस बयान से इत्तेफाक रखती हैं, इस देश में बात नहीं की जा सकती, इस देश में लोकतंत्र खतरे में है, जनता अपने फैसले से सरकारें चुन रही हैं और वो फैसले आपके खिलाफ अगर जा रहे हैं तो ये लोकतंत्र में खतरे का परिचय हो गया। क्या इस देश में विपक्ष के नेता सभाएं नहीं कर रहे? क्या इस देश में विपक्ष के नेताओं को अलग अलग कार्यक्रमों में बोलने का अवसर नहीं मिल रहा? जिस तरीके की भयावह दृष्टि विदेश में जाके राहुल गांधी प्रस्तुत कर रहे हैं, आप इत्तेफाक रखती हैं या आप मानती हैं थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण हो गया? इतने भी बुरे देश के हालात नहीं। आप हमारे देश के एक बहुत जिम्मेदार पत्रकार हैं। क्या आप मुझे बताएंगे कि 3010 छापों में से 95% अगर सीबीआई और ईडी के छापे केवल विपक्ष के नेताओं पर पड़ते हैं, जबकि हमने सामने देखा है कि अडानी के ऊपर अब तक कोई गहन कार्यवाही नहीं हुई। आज तक बीजेपी के किसी नेता के ऊपर अभी आपने देखा है? मुझे आप बताइए ना कि अभी 6 करोड़ की रिश्वत जो मिली एक बीजेपी के कर्नाटक के नेता के घर पे और उसको बेल मिल गई, जमानत मिल गई, उसके पहले वो भागता रहा। तो आपको लगता है कि हमारे देश के हालात बहुत अच्छे हैं? आप बहुत जिम्मेदार पत्रकार हैं, इसलिए मैं आपसे ये सवाल पूछती हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी के सारे वो नेता जो कांग्रेस से या दूसरे विपक्ष से उनके यहाँ जाते हैं, वो वॉशिंग मशीन से धुल जाते हैं, चाहे वो येदियुरप्पा हो, चाहे वो हेमंता बिस्वा शर्मा हो, चाहे वो कोई भी हो। तो क्या आप नहीं बताइए, क्या इतने भयावह हालात नहीं है? और इतने भयावह हालात नहीं है, विपक्ष के नेताओं पे इतने छापे पड़ रहे हैं, सत्तारूढ़ दल के संदर्भ में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अनुमा जी के सवाल है, एक सवाल और लेता हूं, फिर इमरान लतीफ के पास चलता हूं। क्या फायदा हो रहा है राहुल गांधी का विपक्ष में रहते हुए विदेश की धरती से इस प्रकार के बयान देने से? थोड़ा इस पे दृष्टि और मिल जाए, क्योंकि भाजपा ने तो एक मुद्दा बना दिया, ये बताने की चेष्टा लगातार देश को की जा रही है कि देखो एक कितना नासमझ किस्म का नेता है
जिसका इस देश की मिट्टी से कोई प्यार मोहब्बत है नहीं। साध्वी प्रज्ञा है, भोपाल की सांसद है आपके गृह प्रदेश से। उन्होंने कहा है कि एक विदेशी माँ का बेटा कभी देशभक्त नहीं हो सकता। समझ को लेकर संकट है ही। मुकेश त्यागी के बयान ने भी आपको अंदर तक हिला दिया कि आपको भी कुछ कहना पड़ गया। तो आपसे जानना ये चाहता हूँ अनुमा जी, सीधा सवाल, कि राहुल गांधी 4000 किलोमीटर की पदयात्रा के बाद इंग्लैंड जाकर जो कुछ कह रहे हैं, उससे देश को और आपकी पार्टी को और तीसरा राहुल गांधी को क्या कुछ फायदा हो रहा है, थोड़ा समझा दें। एक बात है कि हमारे देश को हमारे ही प्रधानमंत्री मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहने की कोशिश करते कहते हैं, क्योंकि पीटीसी में उनको अध्यक्षता मिली है। यहाँ पर हिंदू राष्ट्र का आलाप जरूर चलाते रहते हैं, लेकिन वो खुद जानते हैं कि उनकी जितनी भी इज्जत है वो उस नेहरू के क्रिएटेड भारत के कारण है जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी बना। और उसके कारण ये आज जो भी मोदी जी को जो भी प्रसिद्धि मिलती है वो डेमोक्रेटिक कंट्री के प्रधानमंत्री के रूप में मिलती है, और ये कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है। लेकिन हमारा देश संवाद का देश है। हमारे प्रधानमंत्री की हमें शैक्षणिक योग्यता पता नहीं, कोई एंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए की बात की जाती है, जबकि राहुल गांधी जी कैम्ब्रिज में पढ़े हैं, उनकी डिग्री देखी जा सकती है, उसमें कोई संशय की बात ही नहीं है, जो जैसा कि बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे। मैंने आपसे कहा हमारे देश में संवाद का रिवाज है। आप और हम आज संवाद कर रहे हैं। ये संवाद क्या इंग्लैंड में, अमेरिका में नहीं देखा जा सकता? अभी एक दिन एक टीवी डिबेट पर मैं आज तक में थी, मुझे मेरी बहन का अमेरिका से फोन आया, उसने कहा दीदी हम आपको देख रहे हैं। तो आपको कैसे ये लगता है कि यहाँ बोले या वहां बोले, बात तो वही है ना। बात इस मदर ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर आए संकट की है, उसे हम कहीं से भी बोलना तो पड़ेगा, चाहे हम यहाँ रह के विपक्ष में, और ग्लोबल है सब कुछ, आप देख सकते हैं वही चीजें हम यहां से कहते हैं, वही चीजें वहां कहीं से भी बोले, क्या फर्क पड़ता है? देश संकट में है, इसके संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। सीधे तौर पर अनुमा जी का ये कहना है। पर इस संकट से क्या इमरान लतीफ इत्तेफाक रखते हैं? क्या इमरान लतीफ आपको लगता है कि राहुल गांधी जो कुछ कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं? क्योंकि देश का सत्तारूढ़ दल बहुत मेहनत कर रहा है ये बताने की कि देखो ये एक आदमी है ना, ये ठीक नहीं कर रहा है देश के साथ। तो लतीफ जी आप किसके साथ, राहुल जी के साथ या देश के सत्तारूढ़ दल के साथ? देखिए हिमांशु जी, ना तो हम राहुल जी के साथ हैं और ना देश के सत्तारूढ़ दल के साथ हैं, बल्कि हम देश के साथ हैं। और अगर देश के किसी भी कोने में चले जाएं तो चारों तरफ सिर्फ एक बात की चर्चा हो रही है कि जो अडानी और मोदी जी का महा घोटाला था उसकी जांच क्यों नहीं हो रही है, उसमें अभी तक ईडी और सीबीआई क्यों अपने घरों में बैठी हुई है, क्यों जब भारतीय जनता पार्टी के नेता भ्रष्टाचार के दायरे में आते हैं तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, और क्यों विपक्ष के नेताओं पर बिना किसी सबूत के गिरफ्तारी कर ली जाती है, उनको प्रताड़ित किया जाता है, क्यों ईडी जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से उसका कन्विक्शन रेट जो है वो 1% भी नहीं है, और सिर्फ 95% से ज्यादा विपक्ष के नेताओं पर ही कार्रवाई क्यों की जाती है। ये सारे सवाल आज देश की जनता जानना चाह रही है, इन सारे सवालों का जवाब, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं मिल रहा है। आज मोदी जी एक नारा बुलंद कर रहे हैं कि तुम मुझे ड्रग्स दो मैं तुम्हें गेहूं दूंगा। आज जनता जानना चाहती है कि यहां जांच क्यों नहीं होती है। जब अडानी जी के पोर्ट पर हजारों करोड़ की ड्रग्स पकड़ी जाती है और पता चलता है कि इसमें ये तालिबान की तरफ से आई हुई ड्रग्स है, और उसके बदले में जब गेहूं सौंपा जाता है उपहार के स्वरूप में, तो इस पर जनता सवाल करती है और जनता जानना चाहती है कि अडानी जी के पोर्ट पर जो ड्रग्स पकड़ी गई उसमें क्या अभी तक हुआ, कितने लोगों पर कार्रवाई हुई, अडानी जी से कोई पूछताछ की गई। आज इतने बड़े विलन कैसे हो गए अडानी जी कि ईडी की हिम्मत नहीं है कि उनसे एक सवाल पूछ ले, सीबीआई की हिम्मत नहीं है कि उनसे सवाल पूछ ले, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की हिम्मत नहीं है कि उनसे सवाल पूछ ले, सेबी की हिम्मत नहीं है कि उनसे सवाल पूछ ले, केंद्र सरकार की हिम्मत नहीं है कि उनके सवाल पूछ ले, केंद्र सरकार के किसी मंत्रालय की हिम्मत नहीं है कि उनसे सवाल पूछ ले। इमरान लतीफ जी आपने सबकी हिम्मत के संदर्भ में सवाल कर दिया, पर आपकी हिम्मत क्यों नहीं है ये सवाल उठाने वाले राहुल गांधी के साथ खड़े होने की? ये सवाल हमारा भी हो गया भाई, आपको फिर राहुल गांधी के साथ खड़े होने में दिक्कत क्या है? कांग्रेस कोशिश करे सारे विपक्ष एकजुट होकर सत्तारूढ़ दल के इस रवैये के खिलाफ साझा लड़ाई लड़े, आप तो तुरंत पीछे हट गए। नहीं हटे हिमांशु जी, इस लड़ाई में हम उनके साथ हैं। राहुल गांधी जी की इस बात से आम आदमी पार्टी बिल्कुल इत्तेफाक रखती है, इस बात से सहमत है कि आज देश में लोकतंत्र खतरे में है। आप तो 3 मिनट में अपने स्टेटमेंट से बदल गए सर। इमरान जी
हमने शुरुआत में सवाल किया तो आपने कहा नहीं हम राहुल गांधी के साथ नहीं है, हम भाजपा के साथ नहीं, हम देश के साथ है। अभी बोले कि नहीं हम राहुल जी के साथ है। सच सच बताइए ना, कब किसके साथ है? देखिए, देश बचाने की मुहिम में, देश को बचाने के लिए जो भी राजनीतिक दल, जो भी विपक्षी पार्टी के नेता साथ आते हैं, मैं तो यहां तक कह रहा हूं कल का भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता सांसद अगर सच्चाई स्वीकार करेगा और सच की बात करेगा तो हम उसके साथ भी रहेंगे। मसला यह है, देश बचाना जरूरी है। आज आप बताइए, आपत्ति इस बात को लेकर की जा रही है कि देश का एक महत्वपूर्ण नेता जो विपक्ष की आवाज के तौर पर देखा जाता है, विदेश में जाकर इस देश के संदर्भ में जिस प्रकार की बातें कह रहा है वो बहुत आपत्तिजनक है। देश को अपमानित करने वाला है, देश को लज्जित करने वाला है। इस नजरिए के संदर्भ में क्या सोचते हैं आप? राहुल गांधी गलत कर रहे हैं? भाई, इस देश में बैठकर भी बोला जाता है, अरविंद केजरीवाल बोल ही रहे हैं इस देश में। उन्हें तो किसी हार्वर्ड की जरूरत नहीं पड़ रही, उन्हें किसी कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड की जरूरत नहीं पड़ रही। राहुल गांधी को इस देश में कोई मंच नहीं मिलता क्या जो उन्हें कैम्ब्रिज जाना पड़ता है, या वो बता रहे हैं कि हार्वर्ड में आके मैं बोल सकता हूं, देश में नहीं बोल सकता? वाकई ऐसा है? देखिए हिमांशु जी, मैं इस समय लखनऊ में बैठा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं और पूरी दुनिया इसको सुन रही है। आप कहीं और बैठे हैं, बाकी सारे हमारे पैनलिस्ट कहीं और बैठे होंगे, हम सब बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही होगी। अभी एक जिक्र अनुमा जी ने किया अभी इस संदर्भ में, तो ये मसला नहीं है कि कौन कहां से बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। जो बोल रहा है शायद उसी से सबसे ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज के समय में यही चाहती है कि जो देश के इतिहास का, या कह लें दुनिया के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला रहा है, मोदी अडानी महाघोटाला, उस पर बात ना हो, उससे ध्यान डाइवर्ट किया जाए। तो इमरान लतीफ जी भी बार बार इस बात के साथ में है कि राहुल गांधी का बोलना इतना आपत्तिजनक नहीं है, उसे आपत्तिजनक प्रस्तुत इसलिए किया जा रहा है कि असल जो मसला देश के सम्मुख है उस पर कहीं बात ना हो जाए, उस पर जनता का कोई मन ना बन जाए, और वो मसला है अडानी के संदर्भ में। मेरे साथ प्रेम कुमार जी हैं, अब बारी है तटस्थ राय की। प्रेम कुमार जी, आपसे जानने में दिलचस्पी है। बहुत नाराज है भाजपा, बहुत नाराज है भाजपा के नेता, आप सुन रहे हैं लगातार, और इन सब के बीच में विपक्ष के नेताओं का कहना यह है कि राहुल गांधी ने कुछ आपत्तिजनक नहीं कहा। असल बात तो यही है कि मूल मुद्दों पर चर्चा ना हो, इसलिए ये प्रोपेगेंडा खड़ा किया जा रहा है। पर मेरा आपसे सवाल ये है कि राहुल गांधी अति नहीं कर रहे? राहुल गांधी विदेश में जाकर इस देश के संदर्भ में जैसे बता रहे हैं, क्या देश में वाकई लोकतंत्र खतरे में है? क्या इस देश में अखबार में छपा नहीं रहा? क्या इस देश के समाचार चैनलों पर चर्चा नहीं हो रही? क्या चौक चौराहों पर बोलने पर किसी को जेल में डाल दिया जा रहा है? ऐसा क्या हो जा रहा है जिसके आधार पर लगे कि देश में देखो लोकतंत्र खतरे में आ गया? क्या भाजपा अभी भी चुनाव हार नहीं रही? और भाजपा जहां चुनाव हार रही है, क्या वहां पर नई सरकार अस्तित्व में नहीं आ रही? यहां तक हिमाचल में भी तो कांग्रेस की सरकार बनी, तो ये लोकतंत्र खतरे में कैसे आ गया? थोड़ा समझाए प्रेम कुमार जी, समझ नहीं पा रहा। जी हिमांशु जी, देखिए, एक लोकतंत्र खतरे में है, इस बात को केवल राजनीतिक रूप से ही देखा और बताया जाता है। इसको गैर राजनीतिक तरीके से भी हम देखते हैं कि लोकतंत्र कितना मजबूत है। आप देखिए, चुनाव आयोग का जो आंकड़ा है उसके मुताबिक 87% जो लोग हैं वो वोटर हैं, और 2019 के आंकड़े के हिसाब से तब जो आबादी रही 1 अरब 38 करोड़, उसके हिसाब से 121 करोड़ लोग को वोटर होना चाहिए, 87%, और एक्चुअल में 91 करोड़ वोटर्स एनलिस्ट रहे, सूची में रहे। इसका मतलब है कि 30 करोड़ तो वोटर जो एलिजिबल हैं वो वोटर लिस्ट में ही नहीं है। इसके बाद आप देखिए, जो सत्ता में सरकार है वो 22 करोड़ से थोड़ा ज्यादा और 23 करोड़ से कम बीजेपी के पास वोट है। तो टोटल एलिजिबल वोटर के मुकाबले तो 1/6 ही है उनके पास। इसमें भी अगर हम देखें तो जीते हुए सांसदों से सरकार बनती है, हारे हुए से तो बनती नहीं है। तो ये एक्चुअल जो संसद में है वो तो और कम हो जाता है। तो यही कारण है, ये बेसिक कारण है हिमांशु जी, कि सरकारें तो आती हैं और फिर इस सरकार को भी बदलने के लिए आंदोलन होने लगते हैं, फिर सरकार आती है, फिर इसको बदलने के लिए आंदोलन होने लगते हैं या जरूरत महसूस की जाने लगती है। यानी हमारे लोकतंत्र में एक पार्टिसिपेशन की एक व्यापक कमी है, और इस वजह से राजनीतिक व्यवस्था जो है, मैं रोकूंगा प्रेम कुमार जी, बड़ा गंभीर किस्म का विमर्श देना चाहा आपने। तो ये जो 22 करोड़ वोटर है,
इतना परसेंटेज है, ये सब भाजपा में आने के बाद है। भाजपा से पहले जो परसेंटेज था वो एक तरफा था। 1952 से लेकर जो आम चुनाव होते रहे हैं उनमें जो भी सरकार बनती थी वो 50% से ज्यादा वोटों के साथ ही बनती थी। जो सांसद बनते थे वो भी उस अनुसार थे। भाई बताया ये जा रहा है राहुल गांधी के द्वारा, प्रेम कुमार जी विषय पे रहे, कि जब से भाजपा सत्ता में आई लोकतंत्र खतरे में आ गया। कांग्रेस जैसी चुनाव हार गई, देश में लोकतंत्र खतरे में आ गया। थोड़ा इन चिंताओं पर दृष्टि मिले। ये आंकड़े के संदर्भ में तो जितने भी चुनाव के परिणाम ले लीजिए, इन आंकड़ों के साथ ही देश आगे बढ़ता हुआ है। तो थोड़ा राहुल गांधी के दृष्टिकोण के साथ में बात हो। जी हिमांशु जी, मैंने पहले ही कहा कि गैर राजनीतिक दृष्टिकोण से मैं लोकतंत्र को देख रहा हूं कि कैसे है। तो ये जाहिर है कि ये एक सरकार का प्रश्न नहीं है, ये सभी सरकारों का प्रश्न है। यही कारण है कि राजनीतिक व्यवस्था बदल करके भी चीजें नहीं बदलती, ये मैं कहना चाह रहा था। अब मैं राहुल गांधी जो कह रहे हैं वहां पर लौटता हूं कि वो कह रहे हैं या दूसरे लोग भी जो महसूस कर रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है कि नहीं है। राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं, लोकतंत्र है तभी वो कह पा रहे हैं। पहली बात, लोकतंत्र है तभी राहुल गांधी ये बात कह पा रहे। लेकिन उसके बाद का जो परिदृश्य हमें संसद भवन में दिख रहा है, संसद में दिख रहा है, पूरे देश में दिख रहा है, राहुल गांधी ने ऐसा कहा क्यों? उनको माफी मांगनी पड़ेगी। ये जो है ये लोकतंत्र के खिलाफ है, यानी आप बोल ही नहीं सकते। तो आप बोल सकते हैं ये लोकतंत्र है, लेकिन आप बोलेंगे तो आपको माफी मांगनी होगी। आपने बोला कैसे? ये अलोकतांत्रिक व्यवहार सत्ता पक्ष की ओर से स्पष्ट रूप से दिख रहा है। कभी भी ऐसा देश के इतिहास में नहीं हुआ कि सत्ता पक्ष खड़ा होकर के सदन न चलने दे, विपक्ष से माफी मांगे एक सूत्र में। ये नई बात हो रही है। इसके अलावा और जो चीजें हैं, जो दूसरे वक्ताओं ने भी कहा कि सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग, केवल विपक्ष के नेताओं को टारगेट करना, ये सारी चीजें मिलकर के एक शिकायत है वर्तमान सरकार से, जो कि ये शिकायत दूसरी सरकार से भी हो सकती है, इस सरकार में सबसे ज्यादा है, क्रमशः ये बढ़ती गई है। ये एक सच्चाई है। इस वजह से हम ये मानकर करें, बताए, संसद में डिबेट करें। प्रेम कुमार जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, क्या आप इसे एक बड़ी राजनीतिक भूल के तौर पर नहीं देखते? भारतीय जनता पार्टी सिद्धस्त है अपने से जुड़े हुए विषयों को देश का विषय के रूप में तब्दील करने में। प्रस्तुत ये किया जा रहा है कि देखो, राहुल गांधी की इस देश के प्रति निष्ठा नहीं है, राहुल गांधी की इस देश के प्रति मोहब्बत नहीं है, और विदेश की धरती पर जाकर ये भारत को बदनाम करने का काम करते हैं। ये पूरे नैरेटिव को निर्मित किया जा रहा है। राजनीति में क्या महसूस किया गया, सार्वजनिक जीवन में क्या महसूस किया गया, यह सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्या आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी एक बार फिर आत्मघाती गोल कर बैठे हैं? भारतीय जनता पार्टी उनके बयान के आधार पर उन्हें कटघरे में खड़ा कर रही है, और देश में ऐसा वातावरण बन रहा है जिसमें लोगों को लगता है कि अरे, विदेश में जाके देश के लिए ऐसे ही बोलना चाहिए क्या? इस संदर्भ में कुछ कहिए ना प्रेम कुमार जी, सारे आयामों पे बात करें। बिल्कुल, ये है, प्रश्न है, और हम इसको इस रूप में देखते हैं कि क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे? हम इस रूप में देखते हैं। प्रेमचंद जी याद आते कि ठीक है, तात्कालिक रूप से संपन्न है सत्ता पक्ष, तो राजनीतिक रूप से कांग्रेस को नुकसान हो जाएगा। लेकिन यही सच बोलना, अगर ये सच है तो सच की भी अपनी ताकत होती है, तो उसका भी इंपैक्ट तो सच में कैसे मानूं प्रेम कुमार जी? अब सवाल इस बात पर है। उन्होंने बताया प्रेस, जुडिशरी, पार्लियामेंट, इलेक्शन कमीशन, सभी इंस्टीट्यूशंस दबाव में है। अभी अनुमा जी ही हमें बता रही थी, शर्म आनी चाहिए रक्षा मंत्री को। आज देखिए कैसे सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा है रक्षा विभाग को, रक्षा मंत्रालय को। अब अगर जुडिशरी दबाव में है, अगर देश की अदालतें न्याय नहीं दे पा रही हैं, तो ये अनुमा आचार्य जी जो अभी यहां पर शेरनी की तरह दहाड़ कर बोली है, कैसे बोली? तो गलत कौन बोला, राहुल गांधी या अनुमा आचार्य जी? कौन गलत है? जी प्रेम जी। मिश्रित व्यवहार कर रही है, ये हम सबके सामने है। कभी हम सहमत होते हैं, कभी असहमत होते हैं, दोनों चीजें। लेकिन जुडिशरी के निर्णय को मानना है, ये लोकतंत्र की व्यवस्था, और हम सब मानते हैं, असहमत होने के बावजूद मानते हैं। तो कई बार अनुमा जी खुश हो जाती हैं और कई बार मुकेश त्यागी जी खुश हो जाते हैं। तो हम इस हिसाब से नहीं देख सकते जुडिशरी को। लेकिन जुडिशरी खुद
जब जज आए थे, प्रेस सम्मेलन हुआ था और बताया था कि हम दबाव में हैं, तो हम इस बात को खारिज भी नहीं कर सकते कि जुडिशियरी दबाव में है। तो प्रेम कुमार जी कह रहे हैं कभी हम खुश हो जाते हैं, कभी हम खुश नहीं होते हैं, लेकिन कुल मिलाकर सवाल इस बात को लेकर है कि राहुल गांधी ने ऐसा कह क्या दिया जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बतंगड़ बना दिया। मैं वापस मुकेश त्यागी जी आपके पास आता हूं। राहुल गांधी के कहे हुए किस शब्द पर आपको इतनी आपत्ति हो रही है? कौन सा ऐसा तथ्य है जिसके संदर्भ में आपको लगता है कि उन्होंने गलत कह दिया? अडानी पर लेकर वो संसद में बोले, आपने उनके भाषण के हिस्से हटा दिए। लोकसभा के बाद में राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, सदन में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में, आपने उनके भाषण से हिस्से हटा दिए। इसके बाद में भी अगर वो शिकायत करे तो आप कह रहे हैं कि इतनी हिम्मत, ऐसी शिकायत, क्या कहेंगे आप कुछ बर्दाश्त करने के लिए तैयार है नहीं, और आदमी यही बोल दे कि आप बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं तो आप बुरा मान रहे हैं। हिमांशु जी, राष्ट्रपति जी के वक्तव्य में लगातार तो इतने राष्ट्र विरोधी आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतते हैं तो ये कहते हैं कि मोदी जी से मोह भंग हो रहा है डेमोक्रेसी के अंदर, और जब ये हारते हैं तो ईवीएम मशीन में फॉल्ट निकालते हैं। जिस प्रकार से कपिल सिब्बल ने जाकर के लंदन में इनको किसी डाक तो दिखाने की कोशिश, चुनाव है वो चुनाव है, तो वहां पर सिवाय मिथ्या नहीं है, ये सब कंट्रोल चुनाव है। तो जब जीतते हैं तब फॉल्ट निकालते, और वो भी जाके विदेशी मिट्टी में। इनको विदेश से इतना प्रेम है। तो देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि राहुल गांधी जी ये जरूर उठेगा आकर के फोन करती हैं, मतलब IMF के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो कहते हैं कि इंडिया इज द फास्टेस्ट, तमाम पूरे राष्ट्र हमारी हो रही है। और ये राहुल गांधी जैसे उन्होंने एक वर्ड यूज किया, यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये खालिस्तान के भी जो एक्टिविस्ट है उसने भी यूनियन ऑफ स्टेट्स का इस्तेमाल किया लफ्ज का। तो ये जो मैचिंग है, BBC की एक डॉक्यूमेंट्री आती है 2000 सडनली आती है, फिर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है, फिर डिवाइडर इन चीफ जो टाइम्स के मैगजीन के कवर पेज पे मोदी जी के बारे में लिखा गया। तमाम वेस्टर्न मीडिया जो है, जो कि मैं समझता हूँ कि वामपंथी विचारधाराओं से, वो लगातार अटैक। अभी अनुपम राहुल गांधी जी की एजुकेशन, अरे राहुल गांधी जी के आप एफिडेविट उठा के देख लीजिए, 2004 के एफिडेविट में उन्होंने लिखा है और कहीं उस पर ग्रेजुएशन की डिग्री, और 2000 जो उससे पहले का है उसमें उन्होंने ग्रेजुएशन डिग्री का लिखा हुआ है। तो उनकी एजुकेशन खुद ही संदिग्ध के दायरे में आती है। और अगर कैम्ब्रिज में पढ़ने के बाद उनको डेमोक्रेसी पे इतना परिपक्व भाषण किया है, तो मैं समझता हूँ कि एजुकेशन बिल्कुल नाकामयाब रही है। उनको कहीं अच्छे विद्यालय में पढ़ना चाहिए जहाँ पर डेमोक्रेसी का सबक मिले। फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पे उनकी आवाज किसने रोकी, जरा मुझे बताइए, किसने रोकी है? पूरे 4000 किलोमीटर की यात्रा करी है राहुल गांधी जी ने। राहुल गांधी जहां चाहे जा सकते हैं, जहां चाहे बोल सकते हैं। वहां पे शांतिपूर्वक जम्मू और कश्मीर पे जहाँ पर आतंकवादियों का वर्चस्व था, वहां पे जाकर के ये भाषण देते हैं। तियाननमेन स्क्वायर, जो चाइना को, जिसने चाइना की डेमोक्रेसी को पूरा धूमिल करके रख दिया, उस चाइना की ये प्रशंसा फॉरेन सॉइल पे जाके करते हैं। तो ये कहाँ पर नैतिक अधिकार है? कौन सी डेमोक्रेसी का लेक्चर? यूनियन ऑफ स्टेट जो कि आतंकवाद, जो कि मुकेश जी एक बार बताइए, ये चाइना के संदर्भ में 2 शब्द उन्होंने बोल दिए, उसके अलावा उन्होंने बहुत कुछ इनके संदर्भ में बोला, वो आपको सुनाई नहीं दिया, वो आपको गंभीरता से महसूस नहीं हुआ, जिसमें वो बता रहे हैं कि चीन से सावधान रहने की जरूरत है। वो ये बता रहे हैं कि चीन हमारी सीमा पर अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहा है, चीन के साथ मुकाबला करने के लिए हमें सुदृढ़ रणनीति बनानी चाहिए। ये आपको सुनाई नहीं दे रहा है। चीन के संदर्भ में ऐसा बोल दिया, और आपने चीन के राष्ट्रपति को बुला के यहां झूला झुलवाया। उस समय पे आपको वो जो ध्यान नहीं रहा, जो चौक का आप उल्लेख करके बता रहे हैं, उस समय कहाँ भूल गए थे आप? हिमांशु जी, मुझे बताइए, चीन के बॉर्डर पर जिस प्रकार से इस समय इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, किस प्रकार से एलोकेशन हो रहा है, ये अनप्रेसिडेंटेड है। वहां पर पहले रोड्स नहीं, 62 का चुनाव, आप 62 की लड़ाई बोलते हैं, जब जवानों के पास जूते तक नहीं होते। अक्साई सिंह राजपाल जो है चाइना को उठा करके गिफ्ट कर दिया। सिक्योरिटी काउंसिल में हमारा नंबर आने वाला था, उन्होंने चाइना को एंट्री आने का, तो इतिहास गवाह है कि इसका चाइना जो मोह है, कूटनीति में कुछ होते हैं कि कूटनीति के हफ्ते उस रिपोर्ट काम करने पड़ते हैं। तो ये थोड़े हम उनके पत्थर मारेंगे और हमारे देश पे
लोग इस गफलत में ही रहे कि भारत ने यूएन में सिक्योरिटी काउंसिल में अपनी संस्था को चीन को दे दिया। अब ये तथ्यों के साथ पड़ताल करने की बात है या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के आधार पर भरोसा करने वाली बात है, एक लंबे अध्ययन का विषय हो जाएगा मुकेश त्यागी जी। हम अभी राहुल गांधी पर ही केंद्रित रह लेते हैं और वापस हनुमा आचार्य जी के पास आते हैं। और हनुमा जी, आपसे जानना चाहते हैं, ये इतने बौखलाए हुए क्यों रहते हैं आपके नेता? आरएसएस ने सारी जगहों पे कब्जा कर लिया है, क्या हो गया भाई? आरएसएस क्या है? इस देश की संस्कृति में पला बड़ा संगठन है, उसके विचारों पर एतबार करने वालों की सरकार है, उस सरकार के द्वारा इस विचारधारा को पोषित करने वाले लोगों की नियुक्तियां हैं। तो परेशानी किस बात की है? क्या चाहते हैं आप? वामपंथी को नियुक्त कर दें, कांग्रेसी को नियुक्त कर दें? क्यों इतना बौखलाए हुए हैं राहुल गांधी? क्यों बौखलाई है आपकी पार्टी? भाई सत्ता में जनता ने जिन्हें चुना उसी विचार के लोग तो आएंगे। हिमांशु जी, मैं पढ़ी हूँ आरएसएस के स्कूल में 9 साल, और मुझे याद है 9th क्लास में मैं अपने ताई जी के घर पूना गई थी, तो मैंने अपने बाल जैसे आज हैं ऐसे कटवा लिए जी। और जब मैं स्कूल जाने वाली थी तो मुझे दहशत होने लगी थी जी। और मेरी प्रिंसिपल ने मुझे 17 सुनाया, परकटी बालकटी पता नहीं क्या क्या कह दिया। तो ये लोग जो आपके व्यक्तित्व को कंट्रोल करना चाहते हैं, आज मैं मानती हूँ मेरी वो पूरी शिक्षा का वो हिस्सा जिसमें वो नैरेटिव्स थे, वो पूरी की पूरी स्कूली शिक्षा झूठी हो गई है और इसकी मुझे शर्मिंदगी है। तो आरएसएस को आप हमारी संस्कृति में पली बड़ी संस्था मत कहिए। ये वो लोग हैं जिस समय 1947 की जब हमें आजादी मिली उससे पहले जो हमारे नेता लड़ रहे थे, ये तब अंग्रेज परस्ती कर रहे थे। तो ये तो ना कहे कि हमारे कल्चर में पली बड़ी संस्कृति है। दूसरी चीज ये है कि हमने पहले भी इनको कहा है कि अगर आपको तर्जुमा करना नहीं आता, ट्रांसलेशन नहीं आता इंग्लिश भाषा का, मेरी भी कोई बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन कम से कम भारतीय वायुसेना में रहने के बाद मेरा चूंकि ऑफिशियल लैंग्वेज वही थी, इंग्लिश थी, तो मैं कम से कम इनको मैं भी तर्जुमा करके दे सकती हूँ और हम कांग्रेस के कोई भी इनको तर्जुमा करके दे सकते हैं। तो ये गलत सलत बातें चीन के बारे में जो कह रहे थे, ये उस पर केंद्रित रहे। सही सीधी बात जो हमारे प्रधानमंत्री ने कही डर के मारे कि ना कोई घुसा हुआ है ना घुस आया है, ये हमारे प्रधानमंत्री ने कहा। हमारे प्रधानमंत्री ने उनसे कहा मेरा तो उनका पुराना वेनसांग के समय का रिश्ता है। तो ये रिश्ते तो हमारे देश के प्रधानमंत्री बता रहे थे। इस तरह का जबरदस्ती का घरोपा प्रधानमंत्री पाकिस्तान में भी उड़ा के आए थे। तो इस तरह हम लोग जो है, हमारे देश की संस्कृति ये नहीं रही है कि जबरदस्ती किसी में उसके अपनी परिचितता बताने के लिए या इंटीमेसी बताने के लिए उसके ऊपर इतना ज्यादा खुद को लाद दें। एक तो ये बात। दूसरी चीज, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने आज 10 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। क्या ये एक परिचायक नहीं है? जितने भी दुनिया के लोकतंत्र हैं, आपने देखा होगा इवन ट्रंप जो थे रोज कोविड के समय शाम को एक प्रेस वार्ता करते थे और सवाल लेते थे। हर लोकतांत्रिक देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्राध्यक्ष वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस लेता है। चीन में नहीं होती होगी और आज हमारे देश में यही हो रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस से डरते हैं। मैं माफी के साथ हनुमा जी आपसे बात करना चाहता हूं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हर सप्ताह मन की बात भी करते हैं, कोई और दुनिया में देश है जिसके करते हो? एक। दूसरा, आप पत्रकारों से सवाल की बात कर रहे हो। अक्षय कुमार तक पत्रकार बनकर सवाल कर लेते हैं, फिर भी आपको शिकायत रहती है। तो अब आपकी शिकायतों की तो फेहरिस्त इतनी लंबी है, जो पत्रकार नहीं है उन्हें भी पत्रकार के तौर पर मानने के लिए तैयार है, फिर भी आप नाराज हैं। नाराजगी ठीक है क्या आपकी? वैसे आम का मौसम आ रहा है, आप कैसा आम खाते हैं? काट कर खाते हैं या चूस कर खाते हैं? ये पत्रकारिता है, हद है मतलब, और क्या कहें। और ऊपर से मेरे खूबसूरत शहर भोपाल पर एक ऐसा कलंक लगा दिया है पूरे इतिहास पर। एक आतंकवाद की आरोपी असभ्य महिला जो है उसे बना दिया है सांसद। मोदी जी कहते हैं उनको दिल से माफ नहीं करेंगे। मैं तो मोदी जी को लगता है पूरा भोपाल दिल से माफ नहीं करेगा कि भोपाल के इतिहास पे ऐसा। एक मिनट हनुमा जी, फिर वही बात। अब साध्वी प्रज्ञा को मोदी जी ने सांसद कैसे बना दिया? जो आपका इतना प्रिय शहर है, जो भोपाल वासी आपको इतने प्रिय हैं, उन्होंने दिग्विजय सिंह को खारिज करके तकरीबन 4 लाख वोटों से साध्वी प्रज्ञा के हाथों में अपना भविष्य सौंपा 5 साल के लिए। जिम्मेदार आप मोदी जी को ठहरा रही हैं, कलंक बता रही हैं। अगर कलंक है आपके शब्दों के अनुसार, तो ये तो भोपाल वासियों ने,
भोपाल संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं ने गर्व के साथ अपने मस्तक पर लगाया है। अब उन्होंने ये लगाया, इसे आप लोकतंत्र के लिए खतरा बताएं, लोकतंत्र के संदर्भ में डर दिखाएं, सही है क्या? आपके मन अनुरूप नहीं हुआ तो लोकतंत्र खतरे में आ गया। आप भोपाल में आज आ जाइए और सबसे पूछिए, किसी से भी पूछिए, आपकी सांसद नहीं, हमने वोट तो मोदी जी को दिया। एक भी व्यक्ति प्रज्ञा सिंह ठाकुर से अपने आप को जोड़ना ही नहीं चाहता, ये आप आके देख लीजिएगा। और यही बताना चाहती हूँ कि इस तरह के लोगों को जो असभ्य बोलते हैं, बुरा बोलते हैं, जो जितनी ज्यादा से ज्यादा गालियां दे सकता है, जो जितना ज्यादा से ज्यादा राहुल गांधी को गंदी भाषा में बुला सकता है, उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी उच्च पदों पर पहुंचाती है। और इसका एक हमने बहुत सारे इसके बानगी देखी। उसके बाद में फिर जाकर इमरान लतीफ जी के पास आऊंगा। आपने खुद ही बोला कि भोपाल में किसी से भी पूछ के देखिए, सब बोल देंगे नहीं हमने साध्वी प्रज्ञा को वोट नहीं दिया, मोदी जी को वोट दिया। ऐसा आपके नेता के संदर्भ में कब उम्मीद कर सकते हैं, जब लोग राहुल गांधी के लिए वोट देते हैं? जिस तरीके से वातावरण बन रहा है उसमें तो लोग राहुल गांधी को छोड़कर किसी को भी वोट देते हैं, ऐसे हालात बनाया जा रहा है। तो अनुमा जी, ये आपसे सवाल है, मोदी जी से आपका मुकाबला है, मोदी जी निशाने पर हैं, मोदी जी को डिक्टेटर राहुल गांधी बता रहे हैं, और आप स्वयं इस कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदार प्रवक्ता ये मान रही हैं कि लोग वोट मोदी के नाम पर दे देते हैं, मोदी को देखकर दे देते हैं। अब लोग मोदी को चुन रहे हैं, तो राहुल गांधी अगर परेशान है तो इस परेशानी का इलाज क्या है? देखिए, हम कभी नहीं चाहते कि लोग इस तरह से एक व्यक्ति की पूजा करें। लोग, ये देश का लोकतंत्र है, यहाँ मुद्दों के ऊपर सरकारें चुनी जानी चाहिए और चुनी जाती रही हैं। लेकिन एक छद्म पूरा का पूरा एक अन्ना आंदोलन खड़ा किया गया और वहां से जो कहानी निकली, उनमें से आज तक भी उस पूरे लोकतंत्र को इस तरह से लूटा गया। का कहना यह है कि हम नहीं चाहते कि एक व्यक्ति इतना महत्वपूर्ण हो। अब यही कांग्रेस पार्टी है। इसी कांग्रेस पार्टी में पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनकी शख्सियत भी एक दौर में ऐसी थी, लोग नेहरू को देख के वोट देते थे। फिर इंदिरा गांधी थी, उनकी शख्सियत भी ऐसी थी। फिर राजीव गांधी आए, वो भी ऐसी शख्सियत थी। अब राहुल गांधी शायद उस उम्मीद को पूरा नहीं करते, इसलिए अब अनुमा जी का कहना है कि अब हम ऐसा नहीं चाहते। क्या कहते हैं इमरान लतीफ जी, इस संकट को लेकर कोई टिप्पणी कीजिए ना आप। अनुमा जी का कहना है कि अब एक व्यक्ति नहीं चलेगा, क्या बोलते हैं? देखिए, जिस व्यक्ति से कांग्रेस पार्टी या अनुमा जी ने जो भी इनके विषय में टिप्पणी की, बिल्कुल सही बात है कि आज देश की जनता का भरोसा अब उनके ऊपर से उठना शुरू हो गया है। इसीलिए मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि एक देश के अब तक के सबसे बड़े घोटाले में उसी सबसे बड़े कद के नेता का नाम आया है जी। जिस कद के वो नेता बने थे 2014 से लेके अब तक में, उसी कद के भ्रष्टाचारी होने का तमगा भी अब उनके ऊपर लग रहा है और ये आम जनमानस में इस बात की चर्चा है, लेकिन जांच से भाग रहे हैं वो बड़े नेताजी। हम यही बात तो कह रहे हैं कि इस तरह की राहुल गांधी जी ने क्या कहा क्या नहीं कहा। अरे ये घोटाला जो तथाकथित तौर पर आप बता रहे हो, उसके बाद का भी तो चुनाव आ गया नॉर्थ ईस्ट का। त्रिपुरा में भाजपा वापस आ गई, नागालैंड में भाजपा वापस आ गई, मेघालय में भी सरकार बना ली, जश्न भी मन गया। कहां रहा आपका दावा? 2024 का चुनाव होने दीजिए, 2024 का चुनाव होने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के साथ तो यही तो सबसे अच्छी बात है कि जिस चुनाव में वो हार जाते हैं वहां कहते हैं ये तो स्टेट के लोग हारे हैं, और जिस चुनाव में वो जीत जाते हैं उसमें कहते हैं वो चाहे नॉर्थ ईस्ट का ही चुनाव, उसमें कहेंगे नरेंद्र मोदी जी चुनाव जीत गए। तो ये जो स्टेट के चुनाव है वो एक अलग मसला है। मैं कह रहा हूं इन सारे मुद्दों पर जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? एक बार अडानी का आग क्यों नहीं निकल रहा है देश के सबसे बड़े नेता की जुबान से? मैं ये जानना चाह रहा हूं, पूरा देश इस बात को जानना चाह रहा है। जो ईडी, जो सीबीआई, जो सेबी, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मतलब एक छोटे से चोर को पकड़ लेती है जिसके खिलाफ कोई सबूत तक नहीं है विपक्षी पार्टियों के नेताओं को, उनको गिरफ्तार कर लेती है, 9-9 महीने तक गिरफ्तार करके रखती है उन वहां तो। और यहां पर इतना बड़े घोटाले की बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट तक ने दखल दे दी है, लेकिन उसके बाद भी जेपीसी की मांग हम कर रहे हैं, उस पर यह जुबान खोलने को तैयार नहीं है। मुझे आना प्रेम कुमार जी के पास है, लेकिन मुझे लगता है मुकेश त्यागी जी को इस पर कुछ तो कह लेना चाहिए। बहुत शिकायत है लोगों की, भाई आप कुछ बोलते ही नहीं अडानी के संदर्भ में। मुकेश त्यागी जी, ये शिकायत को दूर करना चाहेंगे क्या आप, या राहुल गांधी से ही काम चलाते रहेंगे? जो रिटोरिक्स इनकी चलती आ रही है, जेपीसी, आप जब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपर्ट
कर दी है एक, अब उसके चेयरमैन, और उसमें तमाम वरिष्ठ लोगों का उस एक्सपर्ट कमेटी के अंदर जो है वो बनाया गया है। सेबी को आदेश कर दिए गए हैं 2 महीने के अंदर। तो इतने आतुर क्यों हैं? सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अंदर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। अब हर एक चीज पे जेपीसी का इनको इतिहास भी पता होगा कि जेपीसी कितनी बार लगाई गई है और 50 से 100 से। मुकेश दागी, एक बहुत सरल सा सवाल इमरान लतीफ जी का था, अनुबा जी ने भी वैसी ही बात की थी। ये छोटे छोटे मसलों पे ईडी पहुंच जाती है, सीबीआई पहुंच जाती है, 2 कमरों के जो घर है उन तक पहुंच जाती है। इतना बड़ा मसला हुआ, अडानी के घर का रास्ता किसी बड़ी एजेंसी ने देखा नहीं, इस बात को लेके परेशान है अनुमा जी भी, इमरान जी भी और विपक्ष के तमाम नेता भी। इनकी परेशानी दूर क्यों नहीं करते आप भाई? जी, आप चाहते हैं कि जेपीसी तक जाए, तभी अरे मैं कुछ नहीं चाहता, मैं तो इनकी समस्याओं को आपसे रूबरू करा रहा हूँ। मुकेश दागी, ना मांगे तो हम इनके हाथ में जिंदा पकड़ाते चले जाएं। मतलब ये तो ऐसा है ना, बना के लाते हैं ना, इनके पास कोई आधार होता है। सुप्रीम कोर्ट में राफेल के मामले में माफी मांगी, डिफेंस के साथ इन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया। हमारी प्रेफरेंस कांग्रेस जिस प्रकार की करी वो अनुपमा जी। अब माफ कीजिएगा मुकेश दागी, आप असल जवाब नहीं दे रहे। इतना बड़ा मसला हुआ है, आप छोटे छोटे मसलों पे इतनी बड़ी बड़ी कार्रवाई करके मिसाल कायम देश में कर रहे हैं। तो ये विपक्ष के नेता कह रहे हैं भाई बड़े मामले पे भी कोई मिसाल कायम कर दो, तो उसमें आप बहका दे रहे हैं, बहला दे रहे हैं। आपकी मर्जी। मैं तो प्रेम कुमार जी के पास रुक करता हूं। और प्रेम कुमार जी, अब आखिरी दौर की बातचीत के लिए आता हूं। निर्णायक दौर आ गया है 2024 का, साफ तौर पर विभाजन है। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद इस तरीके के बयानों के आधार पर अपने आप को नरेंद्र मोदी का विकल्प बना लेंगे, या नरेंद्र मोदी की मदद करने के लिए इसी प्रकार के बयान देते रहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के गोल इसी तरह बढ़ते रहेंगे? क्योंकि एक वर्ग है जो मान रहा है ये कुछ नहीं हुआ, सेल्फ गोल बोलते थे, आत्मघाती गोल राहुल गांधी ने एक बार फिर कर लिया। भाजपा बहुत प्रसन्न है इस बात से। राहुल जी लगे रहिए, हम आपके साथ हैं। क्या कहते हैं? देखिए हिमांशु जी, ये बहुत लंबे समय से चलता रहा है कि राहुल गांधी के कारण बीजेपी जीत जाती है। कोई नेता कांग्रेस के कुछ ऐसा बोल देते हैं कि बीजेपी जीत जाती है, लेकिन फैक्चुअली ये सब बातें कभी प्रूव होती नहीं। हमने कई बार इस पर चर्चा की है, बात की है कि चाहे गुजरात में भी जब कभी बयान दिया गया था नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, तो जो भी चुनाव हुए तो बीजेपी की सीटें और सब घटी ही थी, बढ़ी नहीं थी, वोट भी घटे। लेकिन ये परसेप्शन बनता है। पर बात यह है कि अगर नरेंद्र मोदी जी से मुकाबला करना है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी अब एक व्यक्ति का नाम नहीं है, वो पार्टी से ऊपर हस्ती हो चुके हैं। तो नरेंद्र मोदी जी से मुकाबला करना है तो नरेंद्र मोदी जी को ही नाकाबिल साबित करना पड़ेगा। ये साबित करने में चाहे जितना वक्त लगे, अभी अगर साबित नहीं कर पा रहे हैं तो कांग्रेस सफल नहीं हो रही है। लेकिन जिस दिन राहुल गांधी सफल होंगे उसी दिन होंगे जब, जैसे ये अडानी का मसला है, अगर राहुल गांधी ये साबित कर देते हैं कि बड़े लेवल का भ्रष्टाचार है, जैसा कि अभी इमरान लतीफ साहब कर रहे थे कि अपने कद के हिसाब से बड़ा भ्रष्टाचार कर दिया है उन्होंने, लेकिन ये बात साबित करनी पड़ेगी, जनता को विश्वास दिलाना पड़ेगा। तो ये जो है सीधे इधर से उधर हो जाएगा, नजरिया बदल जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा। यही संघर्ष है राहुल गांधी का। बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी प्रेम कुमार जी ने दी है। निर्णायक लड़ाई है। एक तरफ नरेंद्र मोदी का कद है, शख्सियत है जो पार्टी से भी कहीं ज्यादा बड़ी हो चुकी है। अब उस शख्स से अगर मुकाबला करना है और उस शख्स को पराजित करना है तो उस छवि को धूल दूसरित करना पड़ेगा। ये जनता के बीच में स्थापित करना पड़ेगा कि ये शख्स वैसा नहीं है। राहुल गांधी इस कोशिश में है। ये कोशिश अगर सफल होगी तो 2024 में कोई संभावना बनेगी। ये कोशिश सफल नहीं होगी तो फिर जाके लड़ाई बेमानी रहेगी। तो राहुल गांधी उस लड़ाई को लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पर क्या वो लड़ाई ठीक तरीके से लड़ रहे हैं, ये सवाल है। क्या जनता उनके इन तरीकों को पसंद कर रही है, ये सवाल है। क्या जनमत को वो अपने विचार के साथ जोड़ पा रहे हैं, ये सवाल है। अडानी के मसले पर क्या वाकई देश की जनता को यकीन दिला पाने में राहुल गांधी या विपक्ष नेता कामयाब हैं कि इसमें नरेंद्र मोदी की कोई सहभागिता है, या ये मानस बना हुआ है कि नरेंद्र मोदी जो कुछ भी कर रहे हैं देश के लिए कर रहे हैं, देश की बेहतरी के लिए कर रहे हैं। संघर्ष लंबा चलने वाला है, देखेंगे इस संघर्ष के नतीजे क्या आते हैं। बहरहाल आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर इस कोशिश को ही समर्पित है जो प्रेम कुमार जी ने हमारे बीच में साझा की। हमारा शेर कहता है
कि जाने कब इसमें हमें आग लगानी पड़ जाए, जाने कब इसमें हमें आग लगानी पड़ जाए, हम सियासत के जनाजे को चिता कहते हैं। खालिद इरफान ने ये सियासत की कड़वी सच्चाई को व्यक्त किया। सियासत चीज ही ऐसी है जिसमें सच को सच कहना जरूरी नहीं है, झूठ को सच साबित करना बेहद जरूरी है, या सच को झूठ साबित कर देने की हुनरमंदी को आजकल सियासत कहने लगे। राहुल गांधी के संदर्भ में इतना तय है कि अभी उन्हें मेहनत करने की जरूरत है। वो जो कहते हैं उस पर देश की जनता भरोसा कर पाए, इसके लिए शायद उन्हें ज्यादा बेहतर मौके और ज्यादा बेहतर शब्दों की जरूरत है। क्या वो बेहतर मौके और बेहतर शब्द तलाश पाएंगे, ये सवाल है जिसके उत्तर का हमें इंतजार है। बहरहाल आज की चर्चा बेहतर रही, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। मुझे दीजिए इजाजत।